हम डायनासोर्स को पहले से बेहतर समझते हैं, लेकिन फिर भी पैलेंटोलॉजिस्ट की तरफ से रेप्टाइल्स के साइकिल को समझने में की गई तमाम जदीद पेशरफ्तों के बावजूद डायनासोर्स अब भी हमारे सामने कई ऐसे सवालात पेश करते हैं जिनको अभी तक सुलझाया नहीं जा सका। आज हम आपको डायनासोर्स के बारे में 10 ऐसे राज बताएंगे जो आपको भी हैरान और परेशान कर देंगे। हर किसी के जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि पहला डायनासोर कौन सा था। पैलेंटोलॉजिस्ट के लिए किसी भी बड़ी नस्ल के सबसे पहली स्पीशीज की तलाश एक सबसे बड़ा मकसद होता है। मसला ये है कि फॉसिल रिकॉर्ड जिंदगी की तारीख के छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है, इसलिए असल में डायनासोर्स की जिंदगी के आगाज को ढूंढना बहुत मुश्किल है। पोलैंड में मिलने वाले निशानात और तंजानिया में पाए जाने वाले ढांचे उन जानवरों के हैं जो डायनासोर्स के करीब थे लेकिन मुकम्मल डायनासोर्स नहीं थे। अब तक की दरियाफ्तें ये इशारा करती हैं कि ये खौफनाक लिजर्ड्स तकरीबन 245 मिलियन साल पहले पैदा हुए थे और सबसे पहले डायनासोर्स होने का बेहतरीन उम्मीदवारों में से एक स्लीक, लैंकी और कुत्ते के साइज का जानवर शामिल था जिसे निसैनासोरस भी कहा जाता है। लेकिन मजीद दरियाफ्तें इस जानवर को डायनासोर्स के खानदान की फैमिली रूट के तौर पर तब्दील कर सकती हैं। दूसरा सवाल जो बच्चों की जानिब से अमूमन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था। ये सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, लेकिन इसका जवाब एवोल्यूशन और फॉसिल रिकॉर्ड की वजह से उलझाव में पड़ा हुआ है। देखा जाए तो पूरे एज ऑफ डायनासोर्स में टाइटैनिक सौरोपोड्स ने कई दफ़ा एवोल्यूशन किया। इनमें से पैलेंटोलॉजिस्ट के सामने मुख्तलिफ सौरोपोड ग्रुप के कई दावेदार सामने आते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ औकात में जिंदा रहे। इनमें सबसे बड़े डायनासोर्स में सुपरसोरस, डिप्लोडोकस, आर्जेंटिनोसोरस और फ्यूटोलोगोनोसोरस शामिल थे। इनकी लंबाई का अंदाज़ा लगभग 100 से 110 फीट के आसपास है और जैसा कि आपको मालूम है कि भारी भरकम सौरोपोड्स कई दफ़ा एवॉल्व हुए, साथ उनके बहुत से ऐसे फॉइल्स ऑटोक्रोप्स थे जिनको अभी तक देखा नहीं गया है, इसलिए हो सकता है इनमें से बिग वन अभी तक दरियाफ्त ना किया गया हो। तीसरा सवाल यह है कि डायनासोर्स के बच्चे पैदा करने का तरीका क्या था। हर डायनासोर की जिंदगी एक अंडे से शुरू हुआ करती थी, इतना हमें यकीनी तौर पर मालूम है, लेकिन कैसे पेरेंट डायनासोर्स अगली नस्ल को शुरू करने के लिए एक साथ आया करते थे, ये इतना वाज़ेह नहीं है। डायनासोर की मीटिंग का सबूत फॉसिल्स की शक्ल में नहीं होते और पैलेंटोलॉजिस्ट अब तक कोई ऐसी सुराख नहीं ढूंढ पाए हैं जिनसे इसके बारे में मालूम हो सके। डायनासोर्स की बुनियादी जिनसी साख्त भी काफ़ी हद तक एक राज है। उनके पास ज़रूर एक क्लोक्वा होता था जो यूरिनरी, एक्सट्रैक्टरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक को शेयर करता था, जो परिंदों और मगरमच्छों में भी पाया जाता है। ये भी मुमकिन है कि नर डायनासोर्स में इंट्रोमिटेंट ऑर्गन होता हो जो बतखों और शुतुरमुर्ग में पाया जाता है। चौथा सवाल ये है कि बहुत सारे डायनासोर्स का फंकी हेडगियर होता था, उसके पीछे क्या चक्कर है। हमारे पसंदीदा डायनासोर्स जिनमें ट्राइसेप्टॉप्स और स्टेगोसोरस शामिल हैं, इनके अलावा और बहुत से हैं जो सींगों, स्पाइक्स, प्लेट्स, क्रेस्ट का हामिल हुआ करते थे, जिनका जिक्र पैलेंटोलॉजिस्ट ने अजीब ढांचे के तौर पर किया है। ये डायनासोर्स में इतने नुमाया तौर पर क्यों इवॉल्व हुए, ये मुद्दा हैरान कुन है। माहिरीन का शुरुआती ख्याल ये था कि ये अजीब दिखने वाले ढांचे डायनासोर्स की हिफाजत और उनके दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए इवॉल्व हुए हैं, लेकिन पैलेंटोलॉजिस्ट में से ज़्यादातर इन ख्यालात को रद्द कर देते हैं। दूसरे कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि इनके कुछ मुख्तलिफ हिस्से जैसा कि आर्मर, क्रेस्ट, सींग, ये डायनासोर्स अपने दूसरे साथी को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। पांचवा सवाल ये आता है कि डायनासोर्स एक इकट्ठे होकर पैक्स की शक्ल में शिकार करते थे या अकेले अकेले। जुरासिक पार्क मूवी में काफ़ी कश्मकश इस सोच पर मबनी थी कि कुछ रैप्टर्स चालाक लड़कियों की तरह थीं जो झुंड की शक्ल में शिकार करती थीं। असल में हम नहीं जानते कि आया ये डायनासोर शिकार को गिराने के लिए आपस में एक दूसरे का साथ देते भी थे या नहीं, जबकि पाए जाने वाले निशानात से ये पता चलता है कि कुछ शिकारी डायनासोर जैसे रैप्टर्स और टायरानोसोरस शायद एक दूसरे का साथ देते थे। छठवां सवाल ये है कि कौन से डायनासोर्स रात को घूमते थे। एक तहकीक से तजवीज़ हुआ है कि उनकी आंखों में मौजूद नाजुक हड्डियां होती थीं जिन्हें स्लेरा रिंग्स भी कहा जाता है। इन सुरागों की बुनियाद पर कहा जाता है कि छोटे शिकारी डायनासोर्स जैसा कि जुरावेंटर्स और वेलोसिरैप्टर्स ज़्यादातर रात को जागते थे। सातवां सवाल यह है कि डायनासोर्स ने उड़ान भरना कैसे सीखी।
ہم آج بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ سویلوز، ہاکس اور دوسرے پرندوں کی شکل میں جو ہوا میں اڑان بھرتے ہیں۔ لیکن ڈائناسورز جو پرندوں کی شکل کا حصہ ہیں، انہوں نے یہ غیر معمولی صلاحیت کیسے حاصل کی؟ پیلیونٹولوجسٹ نے روایتی طور پر ڈائناسورز کے اڑان بھرنے کی طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے مطابق ڈائناسورز نے شاید ڈھلوان والی جگہوں پر بہتر دوڑنے کے لیے یا شکار کو پکڑنے کے لیے زمین پر فلیپنگ شروع کی، جو کہ ان کی ہوا میں اڑان بھرنے کی وجہ بنی۔ 8واں سوال آتا ہے کہ کیا ڈائناسورز گرم خون والے تھے یا سرد خون والے؟ 1970 میں ڈائناسورینینس کے عروج کے دوران وہ سوال جس پر سب سے زیادہ مباحثہ ہوا وہ یہ تھا کہ یہ مشہور جانور گرم خون والی مخلوق تھے یا سرد خون کا۔ تقریباً 40 سال بعد بھی ڈائناسورز کی فزیولوجی ابھی بھی کافی حد تک ایک مسٹری ہے۔ کئی قسم کے شواہد جن میں ان کی ہڈیوں کے مائکرو اسٹرکچر اور گروتھ پیٹرن شامل ہیں، یہ اشارہ کرتے ہیں کہ ڈائناسور چست جانور تھے اور وہ گرم طبیعت کے مالک تھے۔ تازہ ترین ہائپوتھیسس یہ ہے کہ ڈائناسورز اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے اپنے پٹھوں کی سرگرمیوں پر انحصار کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کا باڈی ٹمپریچر اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا تھا۔ 9واں سوال آتا ہے کہ کون سی قسم کے ڈائناسورز فلفی تھے؟ دیکھا جائے تو ڈائناسورز لوگوں کی توقع سے زیادہ فلفی تھے۔ ہمارے پاس آج بھی اڑنے والے ڈائناسورز جیسا کہ پرندے تو ہیں، لیکن ان کے سب پرانے رشتہ دار 60 ملین سال پہلے ایک پل میں ہی ختم ہو گئے۔ فنڈولوجسٹ کو اب تک اس کی اصل وجہ نہیں معلوم ہے۔ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا ایسٹروائڈ اس وقت زمین سے ٹکرایا تو تھا، مگر فنڈولوجسٹ کو اب تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ سب مل کر ایک ایسا ماس ایکسٹینشن کا سبب کیسے بنا جو سبھی غیر اڑنے والے ڈائناسورز کو مٹا گیا۔ ہمیں جو کچھ بھی اس تباہی کے بارے میں معلومات تھی وہ زیادہ تر نارتھ امریکہ سے آتی ہے، جبکہ ڈائناسورز دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔